दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब आप सरकार द्वारा किए गए कारनामे बाहर आ रहे हैं। कट्टर ईमानदार बनने वाले लोगों ने किस तरह से जनता के टैक्स के पैसों का खूब बंदरबाट किया, ये अब सबके सामने है। ये भी आरोप लग रहे थे कि सत्ता में रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं, रिश्तेदारों और चहेतों के जेबें भरे। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को नहीं होगी। अब धीरे धीरे आपके सारे कांड बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो दिल्ली में कभी हार ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी पार्टी कांड पर कांड करती चली गई। लेकिन अब हारे हैं तो कार्रवाई को लेकर डर सता रहा है और घर में बैठकर अरविंद केजरीवाल पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश कांग्रेस ने हाथ मिला लिया होता तो सत्ता बच जाती। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोर्ट ने भी आपके नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। अगर उनके पास यमुना में जहर मिलाने को लेकर कोई सबूत होते तो वो खुद ही कोर्ट पहुंच जाते, लेकिन अब वो कोर्ट जाने से बच रहे हैं। वहीं अब ईडी भी एक्शन में है। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी ने आप नेता के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी बनकर सत्ता में आने वाले लोगों ने दिल्ली में क्या कारनामे किए हैं, उस पर से पर्दा उठने वाला है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है। दिल्ली के सरकारी विभागों में आम आदमी पार्टी के चेले चपाटों ने भी खूब मलाई खाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने कथित रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी विभागों में घुसा दिया था, जिसके बाद कई बार घमासान भी मचा, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के करदाताओं का पैसा खूब लुटाया गया और अपने रिश्तेदारों की जेबें भरी गईं। दर्शकों को समझने की जरूरत यह है कि पहले भी दिल्ली के एलजी कह चुके थे कि जी, दिल्ली सरकार के विभागों में कई लोग ऐसे घुसा दिए गए जो किसी लायक नहीं। उनकी एकमात्र योग्यता ये है कि वो नेताओं के सगे हैं, इसके अलावा वो किसी काबिल नहीं है। लेकिन उन्हें विभागों में घुसाया भी गया और उन्होंने ये जमकर वहां मलाई भी खाई। समझने वाली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल का पूरा शासनकाल देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ अपने सगों को फायदा पहुंचाया। बाकी दिल्ली की जनता तो त्राही त्राही ही करती रही। न यमुना साफ की, न प्रदूषण कम किया। सत्ता में आकर बस अपनी और अपने रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब भरते रहे। लेकिन अब उन सभी पर गाज गिर सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बाहर होते ही अब उनके चेले चपाटों पर भी सरकार हंटर चलाने जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर तलवार लटक रही है। इन सभी की नौकरियां खतरे में हैं। दरअसल राजधानी में सत्ता बदल गई है और इसी बीच मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में संकेत दिए गए हैं कि दिल्ली में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से हटाया जा सकता है। इस नोटिस में दिल्ली सरकार में आने वाले सभी विभागों से कहा गया है कि सभी नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द उन्हें सौंपी जाए, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन कर्मचारियों पर एक्शन किया जा सकता है और इनकी नौकरी खतरे में है। नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी गैर आधिकारिक कर्मचारी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी सरकारी एजेंसी या संगठन में सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं माना जाता और सरकारी पद नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी किसी समिति या बोर्ड में उन्हें सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जाता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो वो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन अहम रोल निभाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा ही बहाल किया जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की थी। इस बार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे थे कि उनके नेताओं ने अपने रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहाल किया था। हालांकि अब राजधानी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये नोटिस इन्हीं नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सामने आया है। संभव है कि नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिरे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बनाए गए फंड में हुए घोटाले की जांच भी एसआईटी कर सकती है। करीब 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा है। आरोप ये लगे हैं कि फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर बनाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया गया था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर ने एसीबी को भी शिकायत दी थी। 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा लगाया गया है।
दर्शकों, सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने तो मलाई खाई ही थी, साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों की भी जेबें खूब भरी। लेकिन अब पाई पाई का हिसाब होने वाला है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा और अब उसी को लेकर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सत्ता से बाहर होने के साथ केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गए हैं। शीश महल से लेकर तमाम मामलों पर केजरीवाल घिर गए हैं। तो अब इस बात को लेकर भी खुलासा हो गए हैं कि हार के बाद केजरीवाल कितने परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जो ये सोच रहे थे कि दिल्ली में कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता है, अब वो हार के बाद अफसोस जता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो चुनाव से पहले ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्हें कोई हरा सकता है, वो अब अपनी सियासी ताकत समझ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को अब पीएम मोदी की भी सियासी ताकत समझ आ गई है। अरविंद केजरीवाल अब समझ गए हैं कि अकेले वो पीएम मोदी और बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए फिर से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विपक्ष को राजनीतिक पटखनी दी है, उसके बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष आज भी इतना मजबूर है कि वो पीएम मोदी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जिस तरह से आपको करारी हार मिली, उससे विपक्ष के होश पाख्ता हो गए। अब वो कह रहे हैं कि हमें फिर से एक होना होगा। जिन लोगों ने कांग्रेस के राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो कांग्रेस से गठबंधन करना चाह रहे थे। ऐसा खुलासा विपक्ष के ही एक नेता ने किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की एकजुटता पर कई सवाल खड़े हुए। कई दलों की तरफ से ये सवाल किया गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन क्यों नहीं किया गया। वहीं अब इन तमाम सवालों के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने दावा किया है कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहती थी। संजय राउत ने कहा है कि जब हम आदित्य ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गए, तब उनका दर्द छलक रहा था कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी। संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा कि दिल्ली और हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, हमने बातचीत शुरू की थी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जो चर्चा थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। वह इंडी गठबंधन को लेकर किए गए सवाल पर संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पहले से ज्यादा एकजुट होगा, क्योंकि सभी ने सबक ले लिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सवाल उठने लगा था कि इंडी गठबंधन के भविष्य का क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से अलग हो जाएगी। इन सभी सवालों पर संजय राउत ने जवाब दिया है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव में हार के बाद आपने ही कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त केजरीवाल को लग रहा था कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही काफी हैं। लेकिन अब हार के बाद उनका दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस भी मेरे खिलाफ थी, जैसा कि केजरीवाल से मिलने के बाद संजय राउत ने दावा किया है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो गया। वहीं आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। वहीं कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया, लेकिन 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रही जिन पर कांग्रेस के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तब भी उनकी करारी हार ही हुई थी। दर्शकों, दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम करने में कम समय लगाया और मुकदमेबाजी में ज्यादा। हर दिन दिल्ली सरकार किसी न किसी मामले में कोर्ट की चौखट पर खड़ी रहती थी। अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील को रखकर जनता के टैक्स के पैसों को किस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी के खिलाफ केस लड़ने में बर्बाद किया, उससे लोग हैरान हैं। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आम आदमी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल का केस अभिषेक मनु सिंघवी कैसे लड़ रहे हैं। केजरीवाल उन्हें पैसे कहां से दे रहे हैं। सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत दिलाई थी। केजरीवाल की ओर से केस सिंघवी ही लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघवी 6 लाख रुपए से 11 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। ये फीस कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए होती है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और काम से जी चुराने में समय बर्बाद किया, जिसके कारण दिल्ली की स्थिति तो खराब हुई ही, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी बेइज्जत होकर रुखसत होना पड़ा। जो केजरीवाल कह रहे थे, मैं जनता की अदालत में आकर न्याय लेकर आऊंगा, जनता ने साफ तौर पर बता दिया कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने
चोरी की है। दर्शकों, अब दिल्ली का कानून विभाग एक्टिव हो गया है और वो पता करने लगा है कि दिल्ली सरकार का कितना पैसा कोर्ट की लड़ाई में खराब हुआ है और कितना समय अब बेकार के केसों को बंद करने की जरूरत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का सफाया होने के बाद दिल्ली सरकार का कानून विभाग एक्टिव है। कानून विभाग केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में दायर सभी अदालती मामलों का ब्यौरा मांग रहा है। सूत्रों का दावा है कि अंतर्विभागीय मुकदमेबाजी और आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र या एलजी के बीच पिछले कुछ समय में अदालती लड़ाई पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई खर्च हुई। इससे कीमती समय भी बर्बाद हुआ, जिसे अब काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चल रहे मुकदमेबाजी पर एक विस्तृत रिपोर्ट नई सरकार के सामने रखी जाए। आम आदमी पार्टी सरकार, एलजी और केंद्र सरकार के बीच कई बार टकराव हुआ है। इस टकराव के चलते कई अदालती मामले दर्ज हुए। मई 2022 में वीके सक्सेना के दिल्ली के एलजी के रूप में शपथ लेने के बाद से अदालती मामलों की संख्या में और इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में चल रहे कुछ प्रमुख मामलों में सेवाओं को एलजी के अधिकार क्षेत्र में लाने वाले कानून को चुनौती देना हो या फिर यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन शामिल है। खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ही थी जिसने फैसला किया था कि दिल्ली सरकार में संपाओं से संबंधित मामले एलजी के सीधे नियंत्रण में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अध्यादेश लाया गया और बाद में इस मुद्दे पर एक कानून बनाया गया। अब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आने के साथ उन्हें ऐसे मामलों की जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नई सरकार ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन मामलों को वापस लेने से केंद्र सरकार, एलजी और निर्वाचित सरकार के बीच अनावश्यक टकराव भी खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे और शहर के विकास की दिशा में काम होगा। बीजेपी अब दिल्ली में सत्ता में है, ऐसे मामलों को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। नई सरकार इन मामलों को वापस लेने के लिए अदालत आ सकती है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार को लाया इसलिए गया था कि वो समस्याओं का समाधान करेंगे, न कि किसी मुद्दे पर सिर्फ सरकार से लड़ते रहेंगे। दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के बजाय केजरीवाल अपने चहीते वकीलों की जेब भरते रहे और केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ केस लड़ने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी की लगातार हार हो रही है, लेकिन राहुल गांधी और उनके करीबी नेता सिर्फ इस कोशिश में रहते हैं कि वो पीएम मोदी की आलोचना कैसे करें। और कांग्रेस का कोई नेता पीएम मोदी की तारीफ करता है तो उन्हें जबरदस्त मिर्ची लग जाती है। जैसे ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कांग्रेस को तकलीफ होने लग गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करना रास नहीं आया, लेकिन शशि थरूर ने भी उन्हें अच्छा जवाब दे दिया, जिसके बाद जयराम रमेश अब बैकफुट पर हैं। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी अच्छा कर ले, लेकिन कांग्रेस का हाल तो उस गधे की तरह है जिसे सावन में सब हरा हरा ही नजर आता है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण सर्वप्रथम है, लेकिन जिन लोगों के लिए परिवार निर्माण और स्वामी अभिमान सर्वोपरि हो, वो पीएम मोदी और नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं तो शंका होती है कि क्या वाकई वो लोग इस काबिल हैं भी कि पीएम मोदी के फैसलों पर सवाल उठा सकें। कांग्रेस में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि देश के भीतर सब अच्छा हो जाए और जो फैसले सरकार ले रही है उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन जब ऐसे लोग कुछ कहते हैं तो कांग्रेस अपने ही नेताओं को कोसने लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन शशि थरूर का इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करना कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा और राहुल गांधी के करीबी नेता तिलमिला गए। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शशि थरूर के बयान को व्यक्तिगत बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति के बाद भी सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है। इसके सदस्य विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं जो कभी कभी उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं और पार्टी की सामूहिक राय को नहीं दर्शाते, लेकिन पार्टी का आधिकारिक रुख ही सर्वोपरि होता है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही आलोचनाओं का जवाब शशि थरूर ने अपने अंदाज में दिया। थरूर ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा सरकार के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी की सरकार हो या फिर किसी अन्य दल की। साथ ही गलत फैसलों की आलोचना करना भी उतना ही जरूरी है। थरूर ने कहा, मैं पिछले 16 साल से राजनीति में हूं। जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना करनी चाहिए और जब कोई गलती करता है तो आलोचना भी जरूरी है।
अगर मैं हमेशा सिर्फ तारीफ ही करता रहूंगा तो लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे, और अगर सिर्फ आलोचना करूंगा तो मेरी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी काम है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर थरूर ने कहा कि मेरे विचार से कुछ अच्छा हासिल हुआ है और मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूँ। हम हमेशा केवल पार्टी के हितों के संदर्भ में बात नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। इस विशेष मामले में मैं केवल राष्ट्रहित में बोल रहा हूँ। दर्शकों, कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। अगर थरूर कुछ अच्छा समझा रहे हैं, हमेशा आप सरकार की आलोचना ही करोगे तो विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सीखने की जगह कांग्रेस के नेता तिल मिला रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ मोदी विरोध से ही मतलब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें